यह दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकता है और विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। क्या आप देख सकते हैं? और गैर चुंबकीय वस्तुओं को हवा में उठा सकता है। यह कैमरा उपकरणों को भी खराब कर देता है। तार चुंबकीय होता है, तो अगर ये एक CMOS सेंसर है, इलेक्ट्रॉनों को अपना रास्ता नहीं मिल पाता। हाँ, वे दिशा बदल लेते हैं। तो हाँ, अगर आपको वीडियो या ऑडियो खराब लगे तो जान लीजिए कि इन चुंबकीय क्षेत्रों में शूट करना बेहद मुश्किल है। इस वीडियो का एक हिस्सा गूगल द्वारा प्रायोजित था। मैं टलाहसी, फ्लोरिडा के नेशनल हाई मैग्नेटिक फील्ड लेबोरेटरी आया, जहां साल 2000 से वे सबसे मजबूत लगातार चुंबकीय क्षेत्र का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। किसी ने कुर्सी वहां छोड़ दी थी जहां नहीं छोड़नी थी, फिर वो सेल के पार तेजी से गई और कुर्सी के सारे पुर्जे बाहर निकल गए। अब हमारे पास वे सुंदर लेकिन बहुत असुविधाजनक लकड़ी की कुर्सियां हैं। तुलना के लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.00005 टेस्ला है। एक फ्रिज चुंबक लगभग 0.01 टेस्ला होता है। MRI मशीनें 3 टेस्ला तक जा सकती हैं। लेकिन यह इलेक्ट्रोमैग्नेट 45 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, यानी लगभग 10 लाख गुना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा। इस क्षेत्र को पाने के लिए चुंबक में एक बाहरी सुपरकंडक्टिंग चुंबक और एक भीतरी रेजिस्टिव चुंबक होता है। मैं अभी बताऊंगा कि आपको दोनों प्रकार क्यों चाहिए। यह यंत्र 2 मंजिल ऊंचा है, लेकिन अधिकतम क्षेत्र या क्षेत्र का केंद्र केवल एक संकीर्ण सिलेंडर के बीच में होता है जो बीच से होकर गुजरता है। अभी यह बंद है ना? कोई चुंबक नहीं है। क्या मैं अपना उंगली बोर में डाल सकता हूं? क्या यह गलत होगा? नहीं, ये ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे देखने दो। तो वहां 45 टेस्ला है। थोड़ा आगे, उसे 1 मीटर दूर। 1 मीटर नीचे, और तो वह बस कुछ मीटर नीचे चला जाता है। पूरा रास्ता साफ है, नीचे तक बिल्कुल। ओह वाह! अधिकतम क्षेत्र मूल रूप से 1 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। यहाँ हमारे पास बहुत छोटे नमूने हैं। सोचिए जैसे कंप्यूटर या सेल फोन में एक चिप होती है, वैसे ही कुछ उपयोगकर्ता लेकर आते हैं। तो ये हमारे लिए जो मटेरियल साइंस या कंडेंस्ड मैटर रिसर्च करना चाहते हैं, काफ़ी बड़ा है। चूंकि हम मैग्नेट के केंद्र में देख या फिल्म नहीं बना सकते, इसलिए हम उस प्लेटफॉर्म पर मैग्नेट के ऊपर और चारों ओर फैले चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रयोग करेंगे। तो मैग्नेट वहां है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र यहां तक पूरी तरह फैलता है और उससे भी आगे। इसे फ्रिंज फील्ड कहा जाता है, और हालांकि यह 45 टेस्ला से बहुत कमजोर है, फिर भी यह काफी खतरनाक है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के लिए यह उस बोर के आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा बोर होगा उतना बड़ा फ्रिंज फील्ड होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स वाइंडिंग्स में प्रवेश नहीं करता और आपको एक पूरा लूप बनाना पड़ता है। तो वे लूप्स बस और दूर और दूर और दूर जाते हैं ताकि वह क्षेत्र बन सके। तो ये फ्रिंज फील्ड के लिए एक 100 गॉस की लाइन है। 100 गॉस लाइन के आसपास की वस्तुओं के साथ क्या होता है? जिन चीज़ों का आकार होता है वे खुद को क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित करने लगती हैं। तो अगर आपने उसे यहाँ टेबल टॉप पर रखा है तो वह घूमने लगेगा अपने आप, और अगर आप उसे बहुत ज़्यादा पास ले आए तो वह बस चला जाएगा, और जब तक आप देखेंगे कि वह हिल रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मतलब 100 गॉस लाइन के अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी फेरोमैग्नेटिक है, कोई भी धातु का इम्प्लांट, पेसमेकर किसी के पास है, किसी के पास है, किसी के पास है, इस मैग्नेट को पूरी ताकत तक बढ़ाने में लगभग 1 घंटा और 30 मिनट लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बाहरी सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट में 47,000 एम्पियर करंट डालना पड़ता है। 47,000 एम्पियर? 47,000 एम्पियर, 500 वोल्ट। ये तो बहुत ही पागलपन है। ठीक है, तो चलिए इसे पूरी तरह से फुल फील्ड तक ले चलते हैं। एक चीज जो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में होती है, जाहिर है, वह यह है कि चुंबकीय पदार्थ उसकी ओर आकर्षित होते हैं। हमने एक नरफ फुटबॉल को काटा और उसमें 2 स्टील वॉशर डाले, ध्यान से टेप किया ताकि वॉशर बाहर ना निकल सके। हमने चुंबक के मुहाने को भी ढक दिया ताकि गेंद उसमें न चली जाए। मैंने एक बिना बदला हुआ नर्फ फुटबॉल लिया, और जैसा सोचा था, यह आसानी से पता चल जाता है कि किस गेंद में वॉशर हैं। मैंने फुटबॉल फेंकने की कोशिश की और चुंबक के किनारे पर मारने की कोशिश की। ठीक है, कुछ बार चूकने के बाद। नहीं, क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, वह घूमती रही और चिपक गई। यह कुछ इस तरह दिखना चाहिए था। अगर आपके पास एक मजबूत चुंबक है तो एक और चीज जो आप कर सकते हैं वह है फेरोफ्लूइड लेना। फेरोफ्लूइड में नैनोस्केल के मैग्नेटाइट के टुकड़े होते हैं जो एक लौह युक्त खनिज है, और वे घोल में निलंबित रहते हैं। सरफैक्टेंट की परत में लिपटे रहते हैं ताकि वे आपस में चिपक न जाएं। लेकिन बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में वे सब एक लाइन में लग जाते हैं, जैसे लोहे के बुरादे बार चुंबक के चारों ओर।
यह फेरोफ्लूइड चुंबक से मीटरों दूर होने पर भी समानांतर धारियां बनाने लगा और जैसे जैसे हम पास गए सतह पर स्पाइक्स बनने लगे जिससे मैग्नेटाइट कण क्षेत्र के साथ संरेखित हो गए और पास जाने पर फेरोफ्लूइड बर्तन की दीवार पर चढ़ गया। तो यह ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बस एक तरह का थोड़ा सा खिंचाव। हाँ, और फिर इसे दूर झुकाने की कोशिश करो, तब आपको फर्क महसूस होगा। ओह हाँ, यह निश्चित रूप से इसी दिशा में आना चाहता है। मैग्नेटाइट असल में वही खनिज है जिससे लोगों ने पहली बार चुंबकत्व की खोज की थी। कम से कम 3000 साल पहले ग्रीस के एक हिस्से मैग्नेसिया में स्वाभाविक रूप से चुंबकीय मैग्नेटाइट के टुकड़े मिले थे। असल में चुंबक शब्द वहीं से आया है। यूनानी में उन्हें मैग्नेसिया के पत्थर कहा जाता था, लेकिन उन्हें लॉडस्टोन भी कहा जाता था और यह पता चला कि लॉडस्टोन एक दूसरे या लोहे के टुकड़ों को आकर्षित कर सकते हैं। और 11वीं सदी तक चीन में यह समझा गया कि चुंबकों का इस्तेमाल एक कंपास सुई बनाने के लिए किया जा सकता है जो हमेशा एक ही दिशा में इशारा करेगी। वह साइड जो पृथ्वी के उत्तर की ओर इशारा करती थी उसे नॉर्थ सीकिंग पोल कहा जाता था और दूसरी साइड को साउथ सीकिंग पोल। हालांकि आजकल हम अक्सर बस नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं चुंबक के, लेकिन कुछ ही पदार्थ चुंबकीय क्यों होते हैं? दरअसल इलेक्ट्रॉन भी छोटे छोटे चुंबक होते हैं, लेकिन ज्यादातर परमाणुओं में वे जोड़े में होते हैं, एक एक दिशा में और दूसरा विपरीत दिशा में, तो उनके क्षेत्र एक दूसरे को काट देते हैं। जिन तत्वों के बाहरी खोल में आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जोड़ी नहीं बना सकते। तो परमाणुओं के पास चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, लेकिन अगर पास पास के परमाणु एक लाइन में नहीं हैं, तो सारे परमाणुओं के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को काट देते हैं और पूरा पदार्थ गैर चुंबकीय हो जाता है। लेकिन अगर आप इन सब परमाणुओं को एक हिस्से में एक लाइन में कर दें, जिसे डोमेन कहते हैं, तो भी वे दूसरे डोमेन के विपरीत हो सकते हैं और एक दूसरे को काट सकते हैं। तो आपको सभी डोमेन को एक दिशा में करना होता है। आमतौर पर जब आप इन्हें देखते हैं, ये वास्तव में बहुत मजबूत चुंबक हैं, लेकिन यहाँ नहीं, अभी तक नहीं, और ये एक मजबूत बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाने से किया जा सकता है। तो अभी ये चुंबकीय नहीं है, ये एक दूसरे से नहीं चिपकते, लेकिन वह इन्हें वहाँ हेल्महोल्ट्ज कॉइल में डाल रहा है। यहाँ मशीन देखिए। वाह। और फिर आपको एक स्थायी चुंबक मिल जाता है। वे पदार्थ जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है, लोहे के नाम पर, जो सबसे सामान्य चुंबकीय तत्व है। लेकिन निकल और कोबाल्ट भी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुंबक के चारों ओर के मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में और भी चौंकाने वाली बात यह है कि गैर फेरोमैग्नेटिक पदार्थों का व्यवहार कैसा होता है। यहाँ हमारे पास 4 अलग अलग पदार्थों की चादरें हैं, 2 अलग अलग प्रकार की प्लास्टिक, तांबा और एल्यूमिनियम। जब ये क्षेत्र में स्थिर रहते हैं तो इनमें कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन जब ये हिलते हैं, छोड़ो, वे पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वे बहुत धीमे गिरते हैं। मैं इस पर आगे बात करूंगा, लेकिन पहले वीडियो का यह हिस्सा गूगल द्वारा प्रायोजित है और वे इस वीडियो में रुचि रखते थे क्योंकि यह पूरी तरह चुंबकों के बारे में है जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बिजली के मोटर का उपयोग करते हैं जिन्हें काम करने के लिए चुंबकों की आवश्यकता होती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए खोज रुचि पिछले 12 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ये गूगल ट्रेंड्स के अनुसार है, जो एक ऐसा टूल है जिससे आप देख सकते हैं कि लोग क्या खोज रहे हैं। वह चीज़ जो इन ट्रेंडिंग खोजों और कई अन्य को जोड़ती है वह यह है कि लोग ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे चीज़ें कम पृथ्वी के लिए हानिकारक हों, और गूगल कहता है हम भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, हम भी यही करना चाहते हैं। वास्तव में गूगल ने 2017 से अपनी 100% बिजली की खपत को नवीकरणीय ऊर्जा से मिलाया है। वे प्रोजेक्ट सनरूफ भी चलाते हैं जो लोगों को यह तय करने में मदद करता है कि उनके घर के लिए सौर ऊर्जा सही है या नहीं। गूगल मैप्स डेटा का उपयोग करके आपकी छत का त्रिआयामी मॉडल बनाता है और छत पर सौर ऊर्जा से होने वाली ऊर्जा बचत का अनुमान लगाता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह जानकर खुशी है कि लोग स्थिरता से जुड़ी चीजों को खोज रहे हैं, और गूगल ने भी स्थिरता के लिए सच्ची प्रतिबद्धता दिखाई है। आप स्थिरता और गूगल के प्रयासों के बारे में अधिक जान सकते हैं sustainability.google पर। तो मेरे वीडियो के उस हिस्से को प्रायोजित करने के लिए गूगल का धन्यवाद। और अब वापस चुंबकों पर। हो रहा यह है कि जब धातु की प्लेट क्षेत्र से गिर रही होती है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदल रही होती है। इस चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव से प्लेट में विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें एडी करंट्स कहा जाता है, जो अपनी खुद की चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं जो फ्लक्स के बदलाव का विरोध करती हैं। इस लेंस का नियम कहा जाता है। तो अगर प्लेट उत्तर चुंबकीय ध्रुव की ओर गिर रही है तो उत्पन्न धाराएं खुद एक उत्तर चुंबकीय ध्रुव बनाती हैं ताकि प्लेट जब प्रतिकर्षित होता है, और इसीलिए यह बहुत धीमी गति से गिरता है। जब वह बड़ी प्लेट गिरती है उसमें एडी करंट्स उत्पन्न होते हैं। धातु में हमें कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट करनी चाहिए। तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या हम वह देख सकते हैं। असल में अब यह धीमा हो रहा है क्योंकि यह बहुत अधिक क्षेत्र में है।
अब ये थोड़ा सा है, लेकिन मुझे लगता है आप देख सकते हैं कि प्लेट गिरते समय थोड़ी गर्म हो रही है। पहले मैं पेरिस के डिस्कवरी पैलेस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेटर देखने गया था। वाह, इसमें एक प्लेट को ऊपर उठाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, लेकिन उस प्लेट में एडी करंट्स इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं कि उसकी सतह पर पानी सचमुच उबलने लगता है। देखिए, यह प्लेट कितनी गर्म है। मुझे लेंस के नियम को नो यू डोंट नियम की तरह सोचना अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो भी करने की कोशिश करें, प्रकृति हमेशा आपको रोकने का प्रयास करती है। लो, हो गया। अगर प्लेट गिर रही है तो एडी करंट्स उसकी गति को धीमा करने के लिए उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर आप प्लेट को उठाने की कोशिश करें, चलो। प्रकृति फिर भी कहती है नहीं, तुम नहीं कर सकते। इस स्थिति में प्लेट के नीचे एक दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न होता है जो उसे चुंबक की ओर खींचता है। मुझे नहीं पता कि मैं कमजोर हूं या यह सच में बेहद मुश्किल है। लो, हो गया। अरे भगवान, तुम सांड की तरह ताकतवर हो। चाहे मैंने प्लेट को जितना भी नीचे धकेलने की कोशिश की, वह तेज नहीं जा पाई, क्योंकि अगर मैं उसे थोड़ा भी तेज कर पाता तो फ्लक्स के परिवर्तन की दर बढ़ जाती। और इसी कारण प्रेरित धाराएं और उनका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता। यह तो अजीब है। यह बहुत अजीब है। हमने चुंबक के चारों ओर कई अन्य चालक लेकिन गैर फेरोमैग्नेटिक वस्तुएं आजमाई, जैसे यह मोटा एल्यूमिनियम का सिलेंडर। इसे सीधा चुंबक पर गिराओ और प्रकृति कहती है नहीं, तुम नहीं कर सकते। इसे ऊपर से लुढ़काने की कोशिश करो, नहीं, तुम नहीं कर सकते। यह बस लुढ़कने से मना कर देता है। हमने एक वॉलीबॉल को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा और उसे मैग्नेट के ऊपर से पास किया। या उसे सीधा अंदर गिरा दिया। फिर से बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स एडी करंट उत्पन्न करता है, जो अपनी खुद की चुंबकीय फील्ड बनाते हैं ताकि मूल फ्लक्स में बदलाव का विरोध किया जा सके। हम देखना चाहते थे कि 45 टेस्ला मैग्नेट के फ्रिंज फील्ड से कितनी अधिक मंदी हो सकती है, इसलिए हमने आलू तोप से प्रोजेक्टाइल को ऊपर से फायर करने का फैसला किया। तैयार हो? ठीक है, जब तुम तैयार हो। 3, जाओ, लगा। यह है कि प्रोजेक्टाइल बिना चुंबकीय फील्ड के कैसा दिखता था, और यह है कि जब चुंबकीय फील्ड चालू थी तो कैसा दिखता था। अगर हम दोनों शॉट्स की तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्रोजेक्टाइल चुंबकीय फील्ड में प्रवेश करता है तो उत्पन्न हुए एडी करंट प्रोजेक्टाइल को घुमा देते हैं ताकि वह चुंबकीय फील्ड लाइनों के साथ बना रहे, और इससे प्रोजेक्टाइल द्वारा अनुभव किए गए फ्लक्स में बदलाव कम हो जाता है। 3, 2, 1। अब कुछ प्रोजेक्टाइल्स में तार की कुंडलियां थीं जो एलईडी से जुड़ी थीं। तो एलईडी वास्तव में विपरीत ध्रुवीयता पर हैं, तो चाहे फील्ड किसी भी दिशा से आए, उनमें से एक जरूर जलेगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही ये फील्ड से गुजरेगा, आप नोच कोन पे एलईडी का रंग बदलता देखेंगे। और सच में ये प्रोजेक्टाइल्स जल उठते हैं, दिखाते हुए कि कैसे कुंडली में उत्पन्न करंट बदल रहे हैं। आप जानते हैं, इन सभी मामलों में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या तो प्रकाश के रूप में या गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पदार्थ हो जो ऊर्जा नष्ट न करे, जैसे कि क्रिटिकल तापमान से नीचे का सुपरकंडक्टर, यहां हम जो उच्च तापमान सुपरकंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, अपने क्रिटिकल तापमान से नीचे ज्यादातर पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध 0 होती है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसके पास मैग्नेट लाएं तो उसमें करंट उत्पन्न होंगे जो फ्लक्स में बदलाव का विरोध करेंगे। और चूंकि यह एक सुपरकंडक्टर है, वे करंट अनिश्चित काल तक बने रह सकते हैं और पूरे चुंबकीय फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कुछ फिलामेंट्स हैं जो सुपरकंडक्टिंग नहीं हैं। सुपरकंडक्टर्स में जानबूझकर डाले गए दोष होते हैं। एक दूसरी अवस्था जो उन चुंबकीय फील्ड लाइनों को फंसा लेती है और उन्हें हिलने नहीं देती। अब वह ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वह उस चुंबकीय स्थिति में जैसे बंद हो गया है। यह है ह्यूमन लेविटेटर। इसमें एक 90 पाउंड या 40 किलोग्राम का मैग्नेट है जो सुपरकंडक्टर्स की एक रिंग के ऊपर तैर रहा है। तो मैं मैग्नेट पर खड़ा हूं और नीचे सुपरकंडक्टर है। बिल्कुल सही। जब मैं मैग्नेट पर खड़ा होता हूं तो वह सुपरकंडक्टर्स में दब जाता है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि को सुपरकंडक्टर्स में करंट्स द्वारा रोका जाता है, जो एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो उस मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र को पीछे धकेलता है जिस पर मैं खड़ा हूं। मैं अपनी कोणीय संवेग बनाए रखता हूं, तो मैं तैरता रहता हूं।
सुपर कंडक्टर्स के ऊपर। ये कमाल है। मैं एक लीफ ब्लोअर भी लाया हूं, अगर आप चाहें तो इसे पकड़ लें और चालू कर दें। सच में? ये आपकी मर्जी है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र में तैरने का एक और तरीका है जिसका प्रेरित एडी करंट से कोई लेना देना नहीं है, और यह सब इसलिए है क्योंकि सभी पदार्थों में वास्तव में चुंबकीय गुण होते हैं। ये बस तब दिखते नहीं जब तक कोई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र न हो। कुछ पदार्थ हमेशा चुंबकीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। इन्हें पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है। ऑनेक्सीजन ऐसी ही है। हमारे पास यहाँ नीचे से तरल ऑनेक्सीजन टपक रही है और यह मैग्नेट की ओर आकर्षित हो जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह उत्तर या दक्षिण चुंबकीय ध्रुव है। बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति के कारण पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र कुल चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करता है और इससे आकर्षण होता है। अन्य पदार्थ, असल में ज्यादातर पदार्थ, एक काफी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से चाहे उत्तर हो या दक्षिण पीछे हट जाते हैं और इसे डायमैग्नेटिज्म कहा जाता है। पानी इसका अच्छा उदाहरण है। बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में पानी के अणु प्रभावी रूप से विपरीत मैग्नेट बन जाते हैं, इसलिए वे पीछे हटते हैं। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि जब आप पानी की सतह के पास मैग्नेट लाते हैं तो उसमें एक गड्ढा बन जाता है। आप इस प्रतिकर्षण का उपयोग एक काफी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में उन वस्तुओं को तैराने के लिए कर सकते हैं जिन्हें आप आमतौर पर चुंबकीय नहीं मानते। यहाँ हम एक थोड़ा कमजोर 31 टेस्ला मैग्नेट का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम एक पेरिस्कोप सेटअप से वास्तव में बोर्ड के अंदर देख सकें और हमारा कैमरा वहां जाता है। तो जैसे ही आप इस ऑप्टिकल रास्ते पर हैं, आपको सब कुछ नीचे फर्श तक लपेटना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या यह स्ट्रॉबेरी एक काफी मजबूत क्षेत्र में चुंबकीय हो जाएगी? अभी ये डायमैग्नेटिक है, बस हम एक काफी मजबूत क्षेत्र में नहीं है। सही है। क्या हमें कुछ भी दिखाई देगा? सही, क्योंकि पानी की वजह से पानी डायमैग्नेटिक होता है और स्ट्रॉबेरी में बहुत सारा पानी होता है। ओह, यह अच्छा है। ओह, यह सुंदर है। यह सुंदर है। और यही चीज रसद भरी या प्लास्टिक की छोटी पिज्जा की पीस के साथ भी होती है। जीवित जीवों में इतना पानी होता है कि उन्हें भी हवा में उठाया जा सकता है। वे यहाँ मैग लैब में ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने मेंढकों को हवा में उठाया है। हाँ, यही है। हाँ, यह बहुत अच्छा है। हाँ, देखो, देख रहे हो, ये जा रहा है। और टिड्डे भी। यहाँ तक कि चूहों को भी प्रयोगों में हवा में उठाया गया है ताकि बिना अंतरिक्ष में गए भारहीनता के प्रभाव को समझा जा सके। तो क्या बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र जीवित चीजों के लिए सुरक्षित हैं? कोई स्थायी प्रभाव नहीं होते, कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होते, लेकिन हमने देखा है कि वास्तव में कान के अंदर जो पत्थर होते हैं उन्हें ध्रुवीकृत करने की संभावना होती है और इसका असर यह होता है कि चूहा वास्तव में घूमने लगता है तो वह घूमता है। तो वे गोल गोल घूमते हैं। वे गोल गोल घूमते हैं। ये बहुत देर तक नहीं रहता। जानवर के चुंबक से बाहर आने के कुछ ही मिनट बाद तक रहता है। तो आप वास्तव में दुनिया का सबसे मजबूत चुंबक कैसे बनाते हैं? जैसा मैंने सोचा था, आप केवल सुपर कंडक्टिंग चुंबकों से ही ये नहीं कर सकते। सुपर कंडक्टिंग वायर से जो सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र बना सकते थे वह नाम मात्र 20 टेस्ला था। क्योंकि सुपरकंडक्टर की एक सीमा होती है कि वे कितने चुंबकीय क्षेत्र को सहन कर सकते हैं, उसके बाद वे सुपरकंडक्टिंग नहीं रहते। तो समाधान ये है कि बाहरी सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट को साधारण वायर वाले भीतरी इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ जोड़ा जाए। तो नीले, हरे और सैल्मन रंग के हिस्से वह सुपर कंडक्टिंग आउटर सर्ट है। वह 11.5 टेस्ला बनाता है। उसके अंदर हम एक रेसिस्टिव मैग्नेट रखते हैं जो 33.5 टेस्ला बनाता है। मैक्सवेल के समीकरण क्षेत्र जुड़ते हैं, हमें 45 टेस्ला मिलता है। लेकिन साधारण रेसिस्टिव तार से उच्च क्षेत्र चुंबक बनाना वाकई बहुत कठिन है। एक तार से लिपटे चुंबक के लिए, जैसे कबाड़ खाने का चुंबक या पारंपरिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र जो आप प्राप्त कर सकते हैं वह लगभग 2 टेस्ला है। और इसका कारण यह है कि आप गर्मी को बाहर नहीं निकाल सकते भीतरी घुमावों से। तो 1950 के दशक में फ्रांसिस बिट्टर ने MIT में यह महसूस किया कि भौतिकी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कंडक्टर का आकार क्या है। आप अपने गोल तार को लेकर उसे बहुत पतली प्लेट में बदल सकते हैं। अगर आप फिर उन प्लेटों को एक के ऊपर एक रखते हैं और उनके बीच इंसुलेटर लगाते हैं तो आप एक हेलिक्स बनाते हैं जो इलेक्ट्रिकली बिल्कुल वैसा ही दिखता है। लेकिन अब मैं कंडक्टर के स्टैक के बीच से ठंडा करने वाला पानी धारा के साथ भेज सकता हूं। इसका मतलब है कि सबसे भीतरी हिस्सा, अब मैं वहां से सारी गर्मी निकाल सकता हूं, जिससे मैं इन कुंडलियों में बहुत 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 अधिक करंट भेज सकता हूं, लगभग 57,000 एम्पियर तक, जो पारंपरिक तार से लिपटे इलेक्ट्रोमैग्नेट से संभव नहीं है। और इससे आपको लगभग 34 टेस्ला मिलता है ना?
ये आपको 33.5 देता है, लेकिन ये स्टैक किया गया है। तो हम इन सभी को एक स्टैकिंग जिग में लगाते हैं, वे टाई रॉड्स के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं। फिर हम उस पर लगभग 20 टन बल लगाते हैं और फिर उन टाई रॉड्स को लॉक कर देते हैं और वही कुंडली को एक साथ पकड़ता है और हर घुमाव के बीच हमारी विद्युत कनेक्शन देता है। और हम, आप जानते हैं, प्रति मिनट कई हज़ार गैलन डिआयोनाइज्ड पानी उन कुंडलियों में भेज रहे हैं ताकि वे ठंडी रहें, क्योंकि वरना ये पिघल जाता है और काम खत्म हो जाता है। कभी कभी आपको सामग्री की विफलता मिलती है। ऐसा तब होता है जब सामग्री अपनी प्लास्टिक सीमा से आगे चली जाती है और या तो बगल की कुंडली में मुड़ने लगती है या शायद ग्राउंड से शॉर्ट हो जाती है। और यही यहाँ हुआ। कुंडली प्लास्टिकली फेल हो गई, यानी धातु अपनी स्प्रिंग जैसी विशेषता से आगे निकल गई जहाँ वह वापस आ सकती थी, और वह पूरी तरह से विकृत हो गई, जिससे वह बगल की कुंडली में घुस गई। इंसुलेटर को जला दिया और फिर इस सारी धातु को वाष्पित कर दिया। आप अंदर और भी देख सकते हैं। इसने इस कुंडली को खत्म कर दिया जो बी कुंडली है, लेकिन क्योंकि यह भीतरी किनारे पर फेल हुई, इसने एक कुंडली को भी खत्म कर दिया। ये बाहरी किनारे पर फेल हुई तो इसने सी कुंडली को भी खत्म कर दिया। तो ये एक महंगी विफलता थी। हाँ, रिकॉर्ड है दुनिया का सबसे ऊंचा लगातार चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल, चीन ने हाल ही में अपना 45 टेस्ला हाइब्रिड चालू किया है, जो अवधारणा में हमारे जैसा ही है। तो अब दुनिया में ऐसे दो हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुंबकों को चलाने में बहुत ऊर्जा लगती है। मैगलैब डलहौसी की बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस्तेमाल करता है। तो हम चारों पावर सप्लाई को पूरी क्षमता पर चलाकर उनकी कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 8% तक खपत कर सकते हैं। इस जगह का बिजली का बजट कितना है? तो सामान्य रूप से $2,50,000 से $3 लाख प्रति माह। ओह हाँ, बहुत ज्यादा है। तो हम उनके संघीय नियमों के तहत निर्धारित रिजर्व में काम करते हैं, जो हर यूटिलिटी के पास होना चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो उन्हें वह ग्रिड में डालने के लिए उपलब्ध रखना होता है। हमने शहर के साथ ऐसा समझौता किया है जिससे वे उस बिजली से वास्तव में पैसा कमा सकते हैं, जिसे उन्हें बनाना तो पड़ता है लेकिन बेच नहीं सकते। दूसरी ओर, जब उन्हें ज़रूरत होती है तो हम अपनी खपत तुरंत कम कर सकते हैं, और हम जितनी जल्दी कम कर सकते हैं वे उतनी जल्दी जनरेटर चालू नहीं कर सकते। जनरेटर, आपको 45 टेस्ला की ज़रूरत क्यों है? कुछ चीज़ें हैं जो सामग्री की खोज को आगे बढ़ाती हैं, और उनमें से एक है नया पदार्थ बनाना। दूसरी है उसे किसी अत्यधिक वातावरण में रखना, जैसे उच्च चुंबकीय क्षेत्र, उच्च विद्युत क्षेत्र, उच्च दबाव, अत्यंत निम्न तापमान। एक और तरीका है किसी मौजूदा सामग्री को लेकर उसकी शुद्धता बढ़ाना, यानी उसमें से सारी अशुद्धियाँ निकालना। जैसे जैसे आप सामग्री में अशुद्धियाँ कम करते हैं, आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनों के बिखरने की जगह भी कम कर रहे हैं, और इससे गुण बेहतर होते हैं, जिससे आप वे चीज़ें देख सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखी थीं। हम तो अभी बस सतह को ही छू पाए हैं कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। लोग अब से लगभग 25 साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे, और यही वह मोड़ होगा, यही 5 साल की अवधि।